मुगल साम्राज्य, करीब 300 सालों का एक लंबा शासन। लेकिन इतने विशाल साम्राज्य की नींव आखिर पड़ी कैसे, और वो कौन था जिसने इस पूरी कहानी की शुरुआत की? आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे ऐतिहासिक स्रोतों के पन्नों से ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन और उनके सफ़र को गहराई से समझेंगे। आज के इस विश्लेषण में हम जिन अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहले हम बात करेंगे इस विजेता की उत्पत्ति की, फिर देखेंगे कि उनका रुख भारत की ओर कैसे हुआ। उसके बाद 3 बड़े और निर्णायक युद्ध, फिर उनके शासन और उससे जुड़े विवाद, और आखिर में बाबर के अंतिम वर्ष। तो चलिए सीधा विषय पर आते हैं। खंड 1, विजेता की उत्पत्ति। ये एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है। महज 12 साल की उम्र, 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी में जन्म हुआ था उनका। और इतनी छोटी सी उम्र में पिता उमर शेख मिर्जा के अचानक निधन के बाद फरगना का शासन संभालने की पूरी जिम्मेदारी उनके कमजोर कंधों पर आ गई। उन्हें खुद को सीधे युद्धभूमि में झोंकना पड़ा। इतिहासकार अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि बाबर की एक बहुत बड़ी ताकत उनका वंश था। उनके खून में 2 बेहद ताकतवर और खूंखार शासकों का अंश था। पिता की तरफ से वो तैमूर वंश के 5वें वंशज थे और माता की तरफ से चंगेज खान के 14वें वंशज। माना जाता है कि इसी दोहरे वंश ने उन्हें वो असाधारण और आक्रामक नेतृत्व क्षमता दी थी। अब आते हैं दूसरे खंड पर, भारत की ओर रुख। देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। भारत आना बाबर का पहला प्लान था ही नहीं। असल में वो मध्य एशिया में अपना एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। लेकिन जब वहाँ उन्हें बार बार नाकामी मिली, तब उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उस वक्त दिल्ली में सुल्तान इब्राहिम लोदी का शासन काफी कमजोर पड़ रहा था। बाबर ने इस उत्तर भारतीय राजनीतिक अस्थिरता को एक बेहतरीन मौके के रूप में देखा और भारत की तरफ अपना रुख कर लिया। और ये कोई रातों रात हुआ हमला नहीं था, ये सुनियोजित हमलों की एक पूरी श्रृंखला थी। 1519 में बाजौर पर पहला आक्रमण हुआ, जहां भेरा के किले पर कब्जा किया गया। फिर 1520 में तीसरे अभियान के तहत उस पर दोबारा अधिकार जमाया गया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 1524 में, जब इब्राहिम लोदी से अनबन के चलते पंजाब के दौलत खान ने खुद बाबर को निमंत्रण दे डाला और बाबर की सेना बिना किसी बड़ी रुकावट के लाहौर तक आगे बढ़ गई। इसी के साथ हम पहुंचते हैं तीसरे खंड की ओर, 3 निर्णायक युद्ध। इन युद्धों की टाइमलाइन अगर हम देखें तो इनकी गति सच में चौंकाने वाली है। 1526, 1527 और फिर 1529, यानी लगभग हर साल एक बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा था। ये सीधे तौर पर उनकी आक्रामक और तेज सैन्य रणनीति को दिखाता है। इन युद्धों में क्षेत्रीय शक्तियों को चुन चुनकर एक एक करके रास्ते से हटाया गया। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का खात्मा किया गया। फिर 1527 में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि राणा सांगा ने ही शुरुआत में बाबर का भारत आने में समर्थन किया था। और अंत में 1529 में बंगाल और बिहार के अफगान शासकों को घाघरा के युद्ध में पूरी तरह से कुचल दिया गया। अगर हम सिर्फ पानीपत के पहले युद्ध की ही बात करें तो उसका पैमाना बहुत ही विशाल था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी के 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को हराया था। और सबसे अहम बात, इसी युद्ध में भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार बारूद और तोपखाने का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए पानीपत में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया। लेकिन युद्ध जीतने के बाद की कहानी उतनी सीधी नहीं है। हमारा चौथा खंड, शासन और विवाद। युद्ध जीतने के बाद का समय काफी उथल-पुथल भरा रहा। ऐतिहासिक स्रोतों को अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो उनके शासन के कई विवादित पहलू सामने आते हैं। 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इसके साथ ही कई राज्यों और मंदिरों में व्यापक लूटपाट, जबरन धर्म परिवर्तन और आम जनता पर अत्याचार की घटनाएं भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड का एक अहम हिस्सा हैं। और हाँ, बाद के समय में अत्यधिक नशे की लत ने भी बाबर के व्यक्तिगत जीवन और शासन पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाला। इतिहास में बाबर का चरित्र एक बहुत ही अजीब विरोधाभास पेश करता है। एक तरफ वो एक बेहद क्रूर युद्ध नायक था जिसने तोपों का इस्तेमाल किया, दूसरे राज्यों को बेरहमी से रौंदा और अपना शासन बलपूर्वक लागू किया। लेकिन दूसरी तरफ वो एक सुसंस्कृत रचनाकार भी था, एक बेहतरीन तुर्की कवि जिसे प्रकृति से बहुत गहरा लगाव था और जिसने कई खूबसूरत बगीचे भी बनवाए। ये दोनों रूप एक ही इंसान में देखना काफी दिलचस्प है। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो स्रोतों के अनुसार उनकी कुल 11 पत्नियां और 20 बच्चे थे।
और इस इतने बड़े परिवार में उनके सबसे बड़े बेटे हुमायूं को ही इस नए स्थापित साम्राज्य का उत्तराधिकारी चुना गया था। अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम खंड पर, बाबर के अंतिम वर्ष। लगातार अभियानों और अत्यधिक नशे के कारण उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा था। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में उनका निधन हो गया। लेकिन यहां भी एक खास कूटनीति देखने को मिलती है। राज्य में कोई बगावत या विद्रोह न भड़के, इसके लिए उनकी मृत्यु की खबर को कई दिनों तक एकदम गुप्त रखा गया और फिर पूरी तैयारी के साथ 30 दिसंबर को हुमायूं का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। इस पूरे दौर और खुद बाबर को गहराई से समझने के लिए हमारे पास एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है, बाबरनामा। ये उनकी अपनी आत्मकथा है। इसमें उन्होंने हिंदुस्तान के हालात, यहाँ की वनस्पतियों, हिंदू मंदिरों और पवित्र स्थानों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। सबसे खास बात यह है कि इस किताब में उन्होंने खुद के चरित्र को भी उसी विरोधाभासी तरीके से पेश किया है जो उस युग का एक बेहद प्रामाणिक रिकॉर्ड माना जाता है। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। एक क्रूर विजेता और एक सुसंस्कृत कवि, इन दोनों विपरीत रूपों को एक साथ देखते हुए वास्तव में बाबर किस प्रकार का शासक था? ये इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें उस दौर की जटिल विरासत पर विचार करने को मजबूर कर देता है।